नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। गोरखपुर के बारे में मनोज सिंह के साथ की गई बातचीत का पहला भाग आप पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं। यह रहा दूसरा भाग। सर एक सवाल मेरा गोरखपुर का मेरा जो एक परसेप्शन बना है, गोरखपुर मेरे भी बहुत करीब रहा है शहर भौगोलिक रूप से। तो मतलब वो हमेशा मुझे बहुत आक्रामक, बहुत मैस्कुलिन उस टाइप का लगता रहा है। मतलब एक तरह से इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर शहर का रहा है। तो जो ये राजनीति वाली बात थी और जाति गैंगवार वाली बात थी, तो क्या ये मतलब सचमुच यही है शहर का कैरेक्टर या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, ये एक ऐसा नहीं है। ये राजनीति में तो दिखता है, लेकिन शहर का जो मूल स्वभाव है, वो नहीं है। बल्कि मुझे फिर हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी का वो लेख याद आता है जो उन्होंने लिखा था, कि वो शुरू में ही कह रहे हैं कि जहाँ कुछ भी गोल नहीं है, कोई गोल घर, मतलब कोई भी घर गोल नहीं है, वो उसको गोल घर कहा जाता है। गोल घर जो शहर का सबसे केंद्रीय स्थल है। और वो कह रहे थे कि इसी तरह से इस शहर का भी जो सामाजिक यथार्थ है वो पोशीदा है, वो छुपा हुआ है। उसको जल्दी वो लोग पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि ये जितना ऊपर से दिखता है वो है नहीं। तो उसको पहचानने के लिए बड़ा आपको थोड़ी सी ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और बड़ा एक तरह से कहेंगे कि एक विरुद्धों का सामंजस्य जैसा है। अब गुंजेश्वरी प्रसाद जी लिखते हैं कि ये उनके दोस्त थे कमलेश कुमार, तो वो गोरखपुर को समझना चाहते थे, देखने आना चाहते थे, और वो आए। तो इन लोगों ने क्या किया कि रेलवे स्टेशन से रिक्शे से, तो अमूमन क्या है कि कोई आता है तो स्टेशन से धर्मशाला के आने के पहले वो मुड़ जाता है गोलघर की तरफ। उसको लगता है गोलघर, गोरखपुर का मतलब गोलघर, जैसे आप लखनऊ का हजरतगंज हो गया। तो लेकिन वो लोग इधर से गुजरे, धर्मशाला बाज़ार आके, और फिर उधर से पीछे पुराने गोरखपुर वाले इलाके में गए, और फिर वहाँ से तुर्कमानपुर की तरफ गए। तो वो ये लिख रहा है कि कमलेश कुमार ने उस समय एक देखा, वो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देखते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये पश्चिमी तरफ जो है वो गरीब लोग हैं, उनके झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, और पूरब तरफ जो है वो धनी लोग दिख रहे हैं। वो लग रहा है कि एक गोरखपुर 21वीं सदी में वो आए। तो एक तरफ 21वीं सदी दिख रही है बाएं तरफ, और दाहिने तरफ 19वीं सदी की विकास में लोग छुपे हुए हैं। तो जो चीज़ वो सामाजिक यथार्थ जो पोशीदा है, जिसको हरीशचंद्र श्रीवास्तव कर रहे हैं, वो है ये है, वो दिखता नहीं है। क्योंकि शहर में तो मजदूर ही सबसे ज़्यादा हैं, ये शहर गरीब लोगों का ही है, और लेकिन वो लगातार विस्थापित होते रहे। और गुंजेश्वरी प्रसाद ने लिखा ना कि जो राप्ती के से जो नदियों के तरफ से जो ट्रेड होता था, तो सबसे ज़्यादा वो गरीब लोग वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, कामगार जातियाँ थीं, वो लोग बसी वहाँ पे। लेकिन जब वो बंद हो गया और राप्ती पर पुल बन गया, पहले वो पीपा पुल था, तो लेकिन जब उस पर पुल बन गया और रेलवे लाइन चालू हो गई, तो सारा विकास अब ट्रेड का व्यापार रेलवे से होने लगा। पुल की वजह से रोड की तरफ से आना जाना हुआ, तो वो नदियों से जो व्यापार था वो बंद हुआ। इसीलिए बरहज की तरफ, और समय में ही वही समय है जब वहाँ पे वो उजड़ने लगे, ये जो नदियों के तट पर जो एक बसावट थी, जो एक खास तरह की सभ्यता संस्कृति थी, वो उजड़ रही, उसी समय उजड़ी है। रेलवे के आगमन के समय वो एक नई सभ्यता, नया जो विकास है, नई बसावटें हैं, वो बनने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि फिर ये सारे लोग जो गरीब लोग थे, ये लोग उजड़े, और अभी आप देख रहे हैं कि फिर नए सड़कें चौड़ीकरण हो रही है। फिर आजकल कहा जा रहा है नया गोरखपुर, सीएम सिटी। तो ये एक नया मीडिया ने टर्म दिया, सीएम सिटी। तो अब सीएम सिटी में क्या है कि हर सड़क 4 लेन की जा रही है, और नया रिंग रोड बनेगा, नया गोरखपुर बसाया जाएगा 50 गाँव को उजाड़ के। तो अब एक बार फिर से वही गरीब लोग जो उस समय पीछे हट गए थे,
वहाँ से उजड़ के फिर दूर आ गए थे, जो यहाँ पे राप्ती नगर आ गए। फिर राप्ती नगर आवासीय कॉलोनी बनी तो फिर उन्हीं की ज़मीनें ले ली गईं और फिर उनको और पीछे जाना पड़ा। तो वो लगातार धकेले जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और कुछ इसमें गुम हो जा रहे हैं, फिर कहाँ गए उनका पता नहीं। जिसके बारे में वो लिखते हैं कि सारे जो मूल निवासी थे, वो उजड़ गए और बाद में जो लोग आए हैं 1880-90 के बाद से, वही लोग उन लोगों ने यहाँ पे वर्चस्व कायम कर लिया। ट्रेड से लेके, राजनीति से लेके, ये सारी चीज़ों में उन लोगों ने वर्चस्व कायम कर लिया और जो मूल लोग थे यहाँ पे, वो लोग पलायन करते गए, लगातार विस्थापित होते गए और वो पलायन करते रहे। तो ये इसलिए एक शहर का एक करैक्टर ये भी रहा है कि अपने ही जो यहाँ के जिन लोगों ने एक तरह से एक समय शहर को बनाया, पुराना गोरखपुर एक तरह से बनाया उन्होंने, अब वो नहीं है। आपका शहर कैसा है? अब मैं इसको मैं बताया कि 37 साल से हूँ, तो मैं तो पढ़ने आया था। तो पहले एक विद्यार्थी के तौर पर बहुत ज़्यादा शहर को तो नहीं समझ पाया। लेकिन जब फिर पत्रकारिता में आया और थोड़ा-सा सामाजिक रूप से ज़्यादा घुलना-मिलना शुरू हुआ, आना-जाना शुरू हुआ, तो हमने शहर को समझने की कोशिश शुरू की। तो मुझे मतलब इतने साल रहने के बाद भी ठीक-ठीक बहुत मुझे लगता है कि अभी भी मुझे अपना ही शहर ज़्यादा जाना-पहचाना नहीं लगता है। और उसका एक कारण लगता है कि बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी अभी ये गोरखपुर में अप्रवासी की तरह समझता हूँ। और ये गोरखपुर का एक एक ये भी एक करैक्टर है। बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। उसमें एक परत ये भी है कि आप देखेंगे कि ढेर सारे लोग गाँव से आए हैं और वो ऐसे नहीं है कि जैसे कि गोरखपुर का बंदा दिल्ली जाके बस गया या मुंबई जाके बस गया। वो एक दूसरे तरह का प्रवासन है। जो हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने लिखा है कि एक व्यक्ति गाँव से आके उसका पहला कदम एक छोटे शहर में पड़ता है और दूसरा कदम महानगर में पड़ता है। तो कहे कि गोरखपुर पहले कदम का शहर है। तो हमारा भी पहला कदम गोरखे एक गाँव से सीधे गोरखपुर आए थे। ऐसे ढेर सारे लोग आए जो पढ़ने आए थे, जो यहाँ पे काम करने आए थे, किसी रेलवे में या विश्वविद्यालय में या कॉलेज में या फर्टिलाइज़र में या कहीं और भी, या कोर्ट कचहरी में जिसमें भी, तो वो लोग यहाँ पे रह गए। लेकिन अभी भी उनका गाँव में घर है, खेती-बाड़ी है, माता-पिता हैं। तो वो सब एक माइग्रेंट ही के तौर पर अपने को गोरखपुर से जोड़े रखते हैं। अभी भी उनका सांस्कृतिक जड़ें जो हैं वो गाँव से रहती हैं। तो मेरी भी उसी तरह से लगता है कि मैं तो बस आया हूँ, फिर एक समय बाद वापस चला जाऊँगा गाँव। ये बहुत सारे लोगों के साथ है। और लोग इसी तौर पर, क्योंकि वो 25 किलोमीटर दूर से हैं, गोरखपुर उन्होंने रख लिया क्योंकि इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग कहाँ जाएँगे? बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत सारे घर आपके गोरखपुर में इस तौर पे हैं कि केवल बच्चे रहते हैं, वो पढ़ने के लिए आए हैं। उनको कोई इलाज पड़ गया तो भाई एक घर बनवा लेते हैं गोरखपुर से, रहेगा तो काम आएगा। कुछ इस तरह का बहुत सारा लोग बसा हुआ है। अब देवरिया, कौड़ीराम, आस-पास के लोग क्या है वो हाँ, बैतालपुर, तो वो तो आना-जाना उनका लगा ही रहता है। तो वो एक लगातार आना-जाने वाला मतलब है। पहले कदम का ही शहर है। वो ज़रूर है कि शहर बहुत बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जहाँ पर पहले कुछ ही आप समझिए कि एक कहते हैं कि रेलवे लाइन से उधर ही था, अब चारों तरफ। लेकिन और ये भी है कि इसकी बसावट अलग-अलग तरीके से हुई है। आप देखेंगे कि महाराजगंज वाले आप इधर रेलवे लाइन के इधर जो उत्तर की तरफ है उधर बसते हैं, महाराजगंज की तरफ। जो इधर सिद्धार्थ नगर उधर से लोग आते हैं वो उधर गोरखनाथ की तरफ बसना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, क्योंकि उनको अपने गाँव आना-जाना आसानी हो। जैसे मैं ही हूँ, मैं आज तक पढ़ने के बाद उधर गया ही नहीं क्योंकि मुझे इधर छुट्टी-बारी जाना रहता है। तो मैं यहीं चौराहे से निकल के बस पकड़ लूँगा, चला जाऊँगा। तो आप देखेंगे देवरिया वाले उधर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ घर लेते हैं। उधर जो कौड़ीराम, बड़हजगंज के लोग हैं, उधर आपके राजघाट के आस-पास के इलाकों में बस रहे हैं। तो वो एक यही शहर का है क्योंकि वो बन ही नहीं पाया। उनका अपने घर से आना-जाना है। खेती करने चलेंगे, शाम को गाँव चले जाएँगे। तो वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो वो अभी भी वो पता चला कि बहुत सारे लोग गाड़ी रखते हैं, वो अपने मोटरसाइकिल से ही चले जाएँगे। आप देखेंगे सुबह सारे चौराहों पर बड़ी संख्या में लेबर
श्रमिक आते हैं जो यहाँ काम करने के लिए साइकिल से आते हैं। तो मैं कई बार कुछ काम के लिए गया हूँ तो वो अपनी साइकिल लेके साथ-साथ चलते हैं, क्योंकि उनको शाम को लौटना है। अपने तो वो पता चला भटार से आ रहे हैं, इधर से सरैया से आ रहे हैं, चौरी चौरा से आए हुए हैं, तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए आए। आपके सारे चौराहे जो हैं, एंट्री पॉइंट जो है शहर के एंट्री पॉइंट, वो सुबह श्रमिकों से भरे रहते हैं। सुबह आप 5 बजे 6 बजे जाइए तो एक गोरखपुर में एक लेबर चौराहा भी है, मोहद्दीपुर की तरफ से आएँगे। एक लेबर कॉलोनी भी है, कभी इसी तरह से बनी थी, और लेकिन वहाँ पर कोई भी लेबर नहीं रहता। सारे जो लोग कब्ज़ा किए हुए, अभी विधानसभा में एक सवाल पूछा गया कि एक श्रमिक कॉलोनियों के बारे में, तो सरकार ने स्वीकार किया कि 80% अवैध कब्ज़े हैं। तो लेबर कॉलोनी है, उस पर अवैध कब्ज़ा है। तो ये सारे श्रमिक आते हैं, चले जाते हैं। हज़ारों लोग मेडिकल कॉलेज और डॉक्टरों के यहाँ आते हैं दिखाने के लिए और शाम को चले जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग, अब एक ही चीज़ कमी हुई है जो ट्रेड वाला था, कि पहले सारे लोग साहबगंज आते थे कि मसाले, और साहबगंज सबसे बड़ा मंडी था। पहले वो साहूगंज के ही नाम से बना था, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे वो राप्ती किनारे था। राप्ती नगर पश्चिम की तरफ लगातार शिफ्ट होती जा रही है। वो नदी पश्चिम की तरफ जा रही है। तो उस हिसाब से वहाँ पर नदी किनारे वो मार्केट सबसे साहबगंज बहुत प्रसिद्ध मार्केट था। रेती और ये माया बाज़ार, ये कपड़े की दुकानों के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारे यहाँ मैंने भी देखा कि हमारे घर जब शादियाँ हुई, शादी की कोई विवाह या इस तरह का कोई फंक्शन हुआ, तो घर वाले वहाँ माया बाज़ार से कपड़ा खरीदने 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं कपड़े खरीदने के लिए। हाँ, ये सब कहीं आपने सुना होगा देवरिया से लोग आते थे गोरखपुर में कपड़े खरीदने के लिए। अभी भी है? हाँ, अभी भी आते हैं। लेकिन अब वो कम हो रहा है, क्योंकि अब मार्केट, ये वाला जो मार्केट है कपड़े का या गुड्स का, वो अब वहाँ तक पहुँच रहा है। अब हमारे टूटीबारी में मॉल खुल गया है गाँव में। अब उस तरह का बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन है। कॉम्प्लेक्स टाइप। वहाँ पर ट्रेंड्स का खुल गया है। ये आपको छोटे-छोटे कस्बों में पहुँच रहा है। तो अब वो आवाजाही वो वाली कम हो रही है, जो सिर्फ़ बाज़ार करने आती थी। लेकिन जो मेडिकल एजुकेशन वाली जो आवाजाही है, फ्लोटिंग, वो तो हज़ारों लोग आते हैं और शाम को चले जाते हैं। तो वो भी एक शहर का एक करैक्टर है कि आया है, जाना है। एक जल्दीबाजी में दिखने वाला लोग हैं कि बस आए हैं और चले जाना है। सर, शहर का कैरेक्टर मठ भी डिसाइड करता है? मठ भी शहर का एक कैरेक्टर है, राजनीतिक तौर पर। धार्मिक तौर पर नहीं? धार्मिक तौर पर भी नहीं मैं कहूँगा, राजनीतिक, क्योंकि ये मठ तो आप देखेंगे कि आज़ादी के पहले से, करीब 1930-31 के बाद से पूरी तरह से राजनीतिक है। जब दिग्विजयनाथ आते हैं, जब वो महंत बनते हैं, उसके पहले तो राजनीति में यहाँ के मठ का इतिहास नहीं मिलता है। तो वो आते हैं और वो जब बनते हैं, और वो साथ ही साथ हिंदू महासभा में भी सक्रिय होते हैं। हिंदू महासभा की उन्होंने अध्यक्षता भी की, यहाँ भी एक बार सम्मेलन कराया, और फिर वो आज़ादी के बाद के जो पहला चुनाव था वो लड़े, हिंदू महासभा से लड़े, दूसरा चुनाव भी हिंदू महासभा से लड़े, और वो तब जीते जब सिंहासन सिंह चुनाव नहीं लड़े। तो वहाँ से ही मठ राजनीति से जुड़ा हुआ। उसके बाद से आप दिग्विजयनाथ, जब उनका निधन हुआ, तो उपचुनाव में मंत्री अवैधनाथ एमपी बने। कुछ समय के लिए वो राजनीति से दूर रहे, लेकिन फिर वो जब राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है तो फिर 89 में आते हैं, और उसके बाद से लगातार वो जीते, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी जीते। तो राजनीतिक रूप से तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव है गोरखपुर में। लेकिन ये कहें कि वो सामाजिक रूप से भी कंट्रोल करते हैं या ऐसा मुझे नहीं दिखता। लोगों का अगर अलग-अलग स्वभाव है। जैसे हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि मतलब वो अध्यक्षी पीठ तो नाथ मंदिर ही है, नाथ संप्रदाय का मंदिर ही है। लेकिन ये भी आप देखें कि वो 1930-32 के पहले ये बहुत एक मंदिर जो है बहुत छोटे स्वरूप में था। आज तो 52 एकड़ में है। पहले वहाँ पर एक धूनी थी और एक कोठरी थी, और गुंजश्री प्रसाद जी ने भी लिखा है, उस समय का याद किया, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने बहुत रोचक ढंग से लिखा है कि वहाँ लोग जाते थे और चक्कर काट के मनौती कि हम हाई स्कूल में पास हो जाएंगे तो ये चढ़ाने आएंगे, हम जा रहे हैं मऊ में व्यापार करने,
वहाँ पे लिख देते थे कि इसमें सफल हुए तो आके ये लड्डू चढ़ाएँगे। हमारा बेटा हुआ तो अभी तक बेटियाँ हुई हैं ये भी मतलब था कि बेटा होगा तो आके चढ़ाएँगे। बाद में मैंने अपने समय में देखा है कि मंदिर में लोग मंगलवार को काफ़ी भीड़ होती थी, हनुमान जी की, क्योंकि ये 1924 में ही ब्रिक्स जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स की किताब है कन्फेडरस साधुज। तो ब्रिक्स यहाँ पे आए थे आए थे और उन्होंने ये वो मंदिर को देखा, तो उस दौरान जो मंदिर उन्होंने देखा, उसका उन्होंने वर्णन किया है और चित्र भी उसमें दिए हैं। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि उस समय काली जी और हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित हो गई थी, गोरखनाथ जी के साथ-साथ। तो उस समय कुछ जो नाथपंथी जो साधु हैं, उनकी जो उन्होंने फ़ोटो डाली है, वो सफ़ेद कपड़े मतलब गेरुआ नहीं उस समय था। उस फ़ोटो से लगता है कि ऐसा सफ़ेद पहने, तो ये सब चीज़ें बाद में भी बदली हैं। तो लेकिन मेरे समय जब मैं आया था यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट और बाद में देखता था कि सबसे ज़्यादा भीड़ मंगलवार को होती थी और स्टूडेंट ज़्यादा जाते थे। उनको लगता था जब परीक्षाएँ नज़दीक आती थी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाते थे वहाँ पे। कुछ लोग वहाँ पे लॉन-वॉन पे बैठ के पढ़ते भी थे। तो ये राजनीति में सक्रियता रही है क्योंकि खुद गोरखनाथ मंदिर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चलाता है। बहुत इसमें 64-65 है। महाराणा प्रताप भी बहुत पहले बन गया था। वहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहला स्कूल जो है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है। आप वहाँ पे देखेंगे वो स्थापना वर्ष लिखा हुआ है 32 या 33 है उस तरह से। तो वहाँ से शुरू करते हुए फिर दिव्यनाथ डिग्री कॉलेज, फिर महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज। आज उनके गोरखपुर, महाराजगंज और तुलसीपुर में ये सब मिला के 64 से 65 कॉलेज हैं। अभी तो एक यूनिवर्सिटी भी उन्होंने स्थापित कर ली। तो एक बहुत बड़ा मतलब वो शिक्षा संस्थानों का एक नेटवर्क है महाराजगंज से लेके और उसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के नाम से वो संचालित होता है। तो वो उनका इसमें ज़्यादा अब तो कुछ हॉस्पिटल्स भी उन लोगों ने बनाए हैं। एक मेडिकल कॉलेज भी जो विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहा है। एक एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, एक संस्कृत का भी स्कूल। तो ये सब एक जो गोरखनाथ मंदिर ने शुरू से ही इस शिक्षा के क्षेत्र में अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए भी शिक्षा संस्थानों का सहारा लिया हो और उनको लगा कि अगर जहाँ पर बच्चे पढ़ने आएँगे वहाँ से ही हिंदुत्व की राजनीति का पाठ पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके ज़रिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज स्थापित किए और उसमें योगी आदित्यनाथ के बाद उसकी संख्या और बढ़ी। अच्छा, जो मठ का मूल कैरेक्टर है या नाथ पंथ का जो मूल कैरेक्टर है, वो क्या मठ में है, बचा है या पूरी तरह खत्म हो गया? अगर नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ की शिक्षाओं को देखेंगे तो उस हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि गोरखनाथ जो कहते थे वो गोरखवाणी में संकलित है। पीताम्बर दास बर्थवाल ने गोरखवाणी में वो सारी कविताओं को संकलित किया है। तो उसमें आप देखिए कि गोरखनाथ की का एक पद है कि हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे न देहुरा न मसीत। हिंदू मंदिर की तरफ दौड़ता है, मुसलमान मस्जिद की तरफ, लेकिन योगी वह है जो न मंदिर की तरफ दौड़ता है न मस्जिद की तरफ। और एक जगह और कहें कि कोई विवादी, जोगी को वाद न करना, अगला अगना होगबा, तो हे अवधूतु होबा पाड़ी। कि वो ज़्यादातर योगी के करैक्टर के बारे में, योगी कैसा होगा? तो उसमें वो एक के ज़रिए कह रहे हैं कि योगी को वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। अगर कोई आग बन के जला रहा है, तो हे योगी तुम पानी बन के उसे शांत करो। ये गोरखवाणी वहाँ के मंदिर के जो दीवारों पे भी है। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे कि जो नाथ संप्रदाय ने जो कहा, गोरखनाथ ने जो कहा, मिल-जुल कर रहने की बात कही है, संयम से रहने की बात कही है। आप हँसबा खेलबा रहबा संग, तो वो हँसिए, खेलिए, कूदिए लेकिन अपने चित्त पर दृढ़ रहिए, ये सब बातें कहीं। तो उस पर तो अगर आप देखेंगे कसौटी पे तो वर्तमान समय में तो
नहीं है, क्योंकि तो हिंदू राजनीति हो रही है वहाँ। तो आप योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं ईद नहीं मनाता, या जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, भाषण देते हैं, तो वो तो गोरखनाथ के सिद्धांतों, उनके शिक्षाओं, उनकी सेइंग्स जो हैं, उससे तो कहीं कोई उसका मेल जोल नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि गोरखनाथ मत, वह यहाँ तक कि मुझे कई बार लगता है कि नाथ पंथ की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में भी वो उस रुचि नहीं है जितना कि दूसरी तरफ जो काम हो रहा है। अगर मैं इतने यहाँ पर देखता हूँ कि उन लोग के जब वो उनके भाषण होते हैं, वक्तव्य होते हैं, चाहे उनके रिचुअल्स में भी गोरखवाणी को उद्धृत नहीं किया जाता। तो मुझे तो लगता है कि अब उससे ही दूर हटने की कोशिश हो रही है। तो और नाथ संप्रदाय में आप देखेंगे कि वो कहीं से भी उसने जो जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, या वैष्णव धर्म। हाँ, या वैष्णव धर्म, उसके कृतियों के खिलाफ ही तो एक संघर्ष किया था। और इस इलाके की खास बात है कि आप देखेंगे कि बुद्ध भी आते हैं, कबीर भी यहीं से आता। कबीर ने मगहर में वहाँ से चले आए अपना कि भाई वहाँ के लोग अगर मरने के बाद नरक में ही जाते हैं तो मैं वहीं जाके अपने को वो मरना पसंद करूँगा। बुद्ध आते हैं 2500 साल पहले अपने कुशीनगर में, यहीं पूरा उनका जो जहाँ जहाँ गए वो सारनाथ या श्रावस्ती या कौशाम्बी या कुशीनगर या आपके उससे आगे, तो ये रास्ता वेंगसांग भी गुजरा तो इधर ही से गुजरा। जब उसने वो राप्ती नदी को देखा था, उस समय एक बड़ा भूकंप आया था और चिरावती नदी, उस समय पुराना नाम राप्ती का चिरावती था, कि उसकी धारा मुड़ गई थी। तो ये सब बुद्ध, कबीर और गोरखनाथ की धरती यही है। और तीनों एक धारा से आते हैं जो एक वर्चस्व कायम करने की, एक डोमिनेंस कायम करने की जो एक कोशिश रही है, उसके खिलाफ ये लोग बोलते रहे। और सबसे ज़्यादा इन लोगों के साथ, चाहे बुद्ध के साथ, गोरखनाथ के साथ, आप देखेंगे कि एक समय में सबसे ज़्यादा जो इसको आज हम दलित या पिछड़ी जातियाँ कहते हैं, वो लोग जुड़े। क्योंकि अपने देश में एक धारा रही है जो न हिंदू न मुसलमान की न मानने की। आप गोरखनाथ से और नाथ संप्रदाय से जो मुस्लिम जोगी होते हैं, वो एक बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। वो एक समय में पूरे देश में उनकी बड़ी संख्या थी और इस इलाके में भी बहुत है। एक मेरा इस पर काम रहा है, कुछ मैंने लिखा था कि बहुत सारे लोग भूल गए हैं, लेकिन सबने, हम जैसे पीढ़ी के लोगों ने अपने गाँव में उन जोगियों को देखा है जो गेरुआ कपड़ा पहने हुए, हाथ में सारंगी लिए हुए आते थे और गोपी चंद और भरथरी के गीत गाते थे। लोग उनको चावल और गेहूँ सहयोग के रूप में देते थे और बहुत दूर दूर तक घूमते हुए जाते थे। वो सब गोरखनाथ, वो मुस्लिम हैं, उनकी जो जाति है वो जोगी जाति है, मुस्लिम जोगी के रूप में वो चिन्हित किए जाते हैं। अभी भी बड़ी संख्या हाँ, अभी भी राजस्थान में बहुत है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, हाँ, सिद्धार्थनगर में है, बलरामपुर में है, और ये अलग-अलग प्रदेश, बाराबंकी में है। हाँ, अलग-अलग प्रदेशों में ये अलग-अलग नाम से जाने हैं, कहीं सतनामी, कहीं रावलपंथी, कहीं कुछ, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम जोगी के नाम से। और हाटा में है, बलरामपुर में है, हर जगह। लेकिन अब वो अपनी पहचान को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बदलते समय में जो जिस तरह की एक सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, सांप्रदायिक भावना प्रबल है, जिसकी तरफ फिराक जी ने उसी समय इशारा कर दिया था कि जो कह रहे हैं कि अब तो समूह एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हैं। तो इसने इन लोगों को मजबूर किया है कि ये लोग अब आप अगर कहीं दिख भी जाते हैं तो नाम पूछिए तो अपना नाम हिंदू बता देंगे। एक अंदर से भय उनके अंदर। फिर उन्हीं के घरों में लोग ये खतरा महसूस करते हैं कि अगर ये सारंगी बजाते हुए बाहर जा रहे हैं तो कहीं इनके साथ कोई घटना हो जाएगी। तो अच्छा, वो गृहस्थ भी हैं? हाँ, एकदम गृहस्थ है। नाथ संप्रदाय में तो गृहस्थ लोगों की संख्या बहुत अच्छी खासी रही है ना। एक तो होते हैं कि जो दीक्षा लेके और
पूरी तरह से संत बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। और एक तो गृहस्थ लोग होते हैं जो घर-बारी होते हुए भी वो जोगी जोगी रहते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो ये मुस्लिम जोगी भी घर-बारी लोग हैं। और ये इनका लंबे समय से यही काम रहा है कि जो गोपी चंद है, चाहे भर्तृहरि, जो गोरखनाथ से प्रभावित होके राजा थे, छोड़ दिया उन्होंने और सन्यासी हो गए, जोगी बन गए। उनकी कहानियाँ को गाते हैं, कहानियों को गाते हैं। कुछ लिखित रूप से पहले से हैं, जिनका मैंने अपने लेख में ज़िक्र किया है, और कुछ अपनी ओर से उन्होंने बनाया है। और उनके बीच गाते हैं और बड़े काड़ोड़ी, मतलब उनको लोग बुला-बुला के सुनते हैं। मार्मिक ढंग से सुनाते हैं, बहुत सारे लोग, विशेषकर महिलाएँ रोने लगती हैं। उसमें जवाब सवाल की तरह है कि जैसे कि गोपी चंद लौट के आता है, नाथ संप्रदाय में है ना कि अगर आप योगी हो गए तो एक बार आप अपने घर पे आना है आपको भिक्षा माँगने के लिए। तो वो घर पे आए। तो उसकी माँ का सवाल है, तो गीत में है कि भई हमने तो तुमको इतने पाला-पोसा और इतने साल बाद तुमको बेटे के रूप में बहुत पूजा-पाठ के बाद मिले और तुम छोड़ के चले गए। तो वो कहना है कि यही मुझे लिखा ही था, एक न एक दिन मुझे योगी बनना ही था। तो इस तरह के सवाल, इसी तरह से भर्तृहरि और उनकी पत्नी के बीच है, वो आते हैं। उसमें कई जगह वो बहुत आप समझेंगे लोक जो संवेदना होती है, उस गायकी में उसमें नए आयाम भी जुड़े हैं। लोग अपनी तरफ से जोड़ देता है ना, वो सवाल भी करता है। तो उसमें एक जोगी से मैंने सुना था जिसमें वो अपनी पत्नी से यही कहते हैं कि मैं गोरखनाथ के प्रभाव से मतलब हो गया, जोगी हो गया। अब आप मुझे भिक्षा दे के मुझे भी इसकी स्वीकृति दीजिए। तो वो स्वीकृति नहीं देती है। कहती हैं कि ये तो आपने मेरे साथ तो अन्याय किया, आपने मेरे साथ विवाह किया। तो ये गायकी में है वहाँ पे। तो ये लोक ने जोड़ा है उसमें। जैसे आप मिथिला के इलाके में जाएँ, तो अभी भी राम को एक अच्छे दामाद के रूप में, अच्छे पति के रूप में लोग वहाँ पे महिलाओं के गीत में जो आते हैं उसमें नहीं मानते। उसी तरह से लोक में भी ये जोगी हो जाने को लोग बहुत महत्व देते हैं कि राजपाट छोड़ दिया, जोगी हो गया बहुत। लेकिन उनकी पत्नी भर्तृहरि की पत्नी इसको स्वीकृति नहीं देती हैं और इसको नकारती हैं, धिक्कारती हैं। तो ये लोक जोगी गायकों ने इसको भी अपनी ओर से लोक संवेदना से इसको जोड़ा है। वो अभी भी हैं लोग, वो अपने को कनेक्ट करते हैं नाथ संप्रदाय से। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जब नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा जो मंदिर है, वो हिंदू राजनीति का सेंटर हो गया, हिंदू राजनीति की बात करने लगा, तो वहाँ से वो कनेक्शन टूट गया है। अब वो जबकि कबीर मठ ऐसे नहीं हुआ है। कबीर मठ में ये बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे कबीर मठों का भी मैं देखता हूँ कि हिंदुआइजेशन हुआ है। खैर वो तो हुआ है। हाँ। तो ऐसा कोई भी अछूता नहीं है जिसका हाँ, वो हिंदुआइजेशन एक अलग चला है कि वो अपने ही जो कबीर की बातें हैं उसको ना करके दूसरी बातें करते हैं। हैं वहीं इसी मठ पे, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव क्षीण हुआ है। जो कबीर ने जो बातें कहीं उस बात को समाज में ले जाने की क्षमता उन्होंने खो दी है। प्रभाव क्षीण हुआ है और कमज़ोर पड़े हैं, क्योंकि मगहर में भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो मठ है और वहाँ पे मगर वाले तो खैर हाँ। मंदिर अंदर मंदिर। बनारस का जो कबीर मठ है वो हाँ, थोड़ा-सा बहुत सारे जगहों पर, और कबीर मठ तो इधर बहुत सारे हैं, अलग-अलग गाँवों में भी बहुत सारे हैं। तो ये कबीर से भी बाद में वही लोग जुड़े कि जो गोरखनाथ से जुड़े थे। जो हाँ, जो धारा वही। बुनकर जातियाँ जो हैं, धारा वही है। क्योंकि हमेशा वो एक तलाशती रहीं कि जो न हिंदू है, न जो धार्मिक विभेद है, उसको न मानने वाले लोग, विभेद को न मानने वाले लोग, वो बुद्ध काल से ही एक अपना रास्ता ढूँढने की कोशिश करते रहे हैं। और उन्होंने बुद्ध में ढूँढा, फिर उन्होंने गोरखनाथ में ढूँढा, फिर कबीर में ढूँढा, फिर और भी संतों में ढूँढा, नानक देव में, रैदास में। ये लोग लगातार इसकी तलाशते रहे हैं, और एक तरफ से यही रहा है कि जो जाति भेद को मानते हैं, जो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, धार्मिक विभेद को बनाए रखना चाहते हैं, उनके साथ एक टकराव रहा। कब तो ये धारा आज भी मौजूद है। आज भी बहुत सारे जोगियों का तो मैंने ज़िक्र किया, लेकिन जैसे नट समाज है, वो भी इस तरह के भेद से उसमें तो
एक ही तरह के रिचुअल हैं जो हालाँकि आरक्षण की वजह से उनको मुस्लिम नट और हिंदू नट में बाँट दिया गया है। लेकिन उनके सारे रिचुअल्स एक तरह से हैं, दोनों अपने जो अंत्येष्टि की विधि है उसमें दफनाते हैं शवों को। कोई वो नहीं करता, दफनाते हैं चाहे हिंदू नट हो चाहे मुस्लिम नट भी हो। वो अपने नाम उनके यहाँ मिश्रित हैं, वो बेटे का नाम हिंदू है, पिता का नाम मुस्लिम है, नेम से है, जो मुस्लिम लगने वाले नाम जो कहते हैं। तो ये अभी भी बहुत सारे ऐसे ये सब ये जुड़े रहे हैं, कभी नाथ संप्रदाय से, कभी कबीर से, कभी बुद्ध की धारा से। ये एक धारा रही है जो अभी भी सोसाइटी में है, लेकिन अब उसको एक बदलने की कोशिश, या आप कहेंगे कि एक प्रभाव से उनको लगता है कि हम बदलें। जैसे नट समाज में देख रहा था कि एक में प्रचार चल रहा था कि हिंदू नट अलग हैं, मुस्लिम नट अलग हैं, उनके रिचुअल्स अलग हैं, है नहीं, लेकिन नए तरीके से उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन एक नाथ संप्रदाय में ऐसे बहुत सारे लोगों का उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है, रंगे राघव ने भी लिखा है कि ये, और अभी जो नए भी कुछ शोध हुए हैं उसमें भी आ रहा है कि एक मिश्रित किस्म के, जिसमें बहुत सारे मुसलमान जातियाँ जो थीं, वो नाथ संप्रदाय से बहुत गहरे रूप से जुड़ी थी, जिसमें मुस्लिम जोगी प्रमुख हैं। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप कैसे देखते हैं इस शहर को? आपको मतलब कैसा शहर लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है, छोड़ के जा नहीं पाते या रहना चाहते हैं, कैसा है? नहीं, मुझे आदमी कैसा है इस शहर में? ठीक लगता है। कुछ भी हो, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जैसे शहर बहुत सारे बाहर लोग से भी आते हैं तो ये पहले कहते हैं कि आपका शहर साफ-सुथरा नहीं दिखता। वो सही है, लेकिन यहाँ में एक किस्म की खिंचाव भी है, जिसकी तरफ वो रियाज़ खैराबादी ने कहा था ना कि कोई आके फिर ना जाए, वो है गोरखपुर। तो वो एक खिंचाव रहता है। और ये शहर अब जैसे मैं ही हूँ, जैसे मुझे पत्रकारिता करते हुए कुछ ऑफ़र थे छोड़ने के, दिल्ली और दूसरे शहरों में, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद पिछले 12-10 साल से मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। तो एक सर्वाइवल का भी एक संकट था, लेकिन मैं नहीं गया। अब कोई ठीक-ठीक पूछेगा क्यों नहीं गए? तो एकदम कोई ठीक जवाब नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे मतलब लौटा लेता है। जैसे मैं और भी बड़े शहरों में जाता हूँ, मेरे मेरे कुछ मेरे भाई और दूसरे लोग दिल्ली में भी हैं, अपना भी घर है वहाँ पे, लेकिन वो 6-7 दिन के बाद वो शहर मुझे अजनबी लगने लगता है। गोरखपुर में लोगों के पास इत्मीनान है। जैसे हम लोग गाँव से आए हैं ना, तो गाँव से वो जड़ें जो हैं, जैसे लोग से मिले तो इत्मीनान रहता है कि हाँ, ठहर के बातचीत कर रहा है। उसके पास समय है। वो गोरखपुर में अभी भी है। आप किसी के जाइए तो 1-2 घंटा बैठ के बतिया लेगा। बाकी जगह जाइएगा तो वो लोग भागते हुए नज़र आते हैं। अब दिल्ली में मुझे यही लगता है, जिसके पास जाइए तो वो कहेगा, टाइम की बात करेगा, कितने बजे क्या है। ये शहर टाइम वाला नहीं है, टाइम फ्रेम से में अभी भी बँधा नहीं है। तो ये सब मुझे मेरे जैसे जैसे लोगों के लिए अच्छा लगता है, टाइम फ्रेम में नहीं है। कोई बहुत जैसे संस्कृत का भी कोई ऐसा बहुत सांस्कृतिक किस्म के दबाव भी नहीं है कि जैसे लखनऊ में दबाव है, पहले आप, वो वाला विषय मुक्त है। तो ये ये सब चीज़ें, एक खाटी जो होता है ना, फक्कड़पन, जो बनारस जैसा फक्कड़पन भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक ये भी है ना कि ये एक जैसे एक कुछ उदास रहने वाले, जैसे हरिश्चंद्र जी ने एक शायर थे ना, राज आजमी, जिनकी डेथ हो गई कुछ समय पहले ही, अभी जल्दी गुजरे हैं। तो उनको बड़े कहा है, उनको याद किया कि खाना बर्बादी में हूँ यूँ मुतमईन, आसियाँ जैसे बनाया ही नहीं। तो आसियाँ नहीं बनाया, तब भी इत्मीनान से हैं, निफ़िक्र हैं। हाँ, जिसको कहते हैं ना निफ़िक्र, अब वो ये यार टिपिकल शब्द है। अब वो उसको उन्होंने बड़े मज़ेदार ढंग से लिखा है कि वो ऐसे ही घूमते रहते थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उदास हैं वो। और फिराक साहब ने कहा कि कोई उदासी का तो आदत सी पड़ गई है शायद, वरना क्या है फिराक उदास रहने में ही क्या, मतलब उदास रहने का कोई कारण नज़र नहीं आता। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे उदास बने घूमते रहते हैं। उदास भी नहीं है। एक
निफ़िक्र वाला ही ज़्यादा समय है, चिंता रहित हैं, तो एक इत्मीनान है। और दूसरा है कि टकराव को टालने वाला भी सहारा है। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, भिड़ गए, तो जैसे होता है ना कि लोग भभकी बहुत देते हैं, ये एक स्वभाव है भभकी वाला। अब वो कहाँ से आया है, मैं जैसे इसीलिए शायद ये जो रंगबाजी चली यहाँ पे, जो अभी भी रह रह के सर उठा लेती है यूनिवर्सिटी में, तो उसके अवशेष हैं। हाँ, उसके अवशेष हैं कि खूब कि ये कर दो, हाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब तक ये तो कहे, अरे जाए दो ना, हो तो गई, जा अब। तो ये भी तो एक मतलब वो भी एक तरफ से दीवानगी भी रहती है। आप कोई भी एक राजनीतिक नेता है, उसके प्रति अजीब-सी दीवानगी है, और एक तरफ वही होता है कि उसके प्रति उदासीनता, का हुइयाँ अपने के हुइयाँ हमके का दिया। हाँ, तो ये भी एक रहता है। तो एक ही समय में वो योगी मतलब निफ़िक्र भी हैं, एक ही समय में किसी के प्रति बहुत दीवानगी भी हो जाती है। और दूसरा एक कैरेक्टर और मुझे लगता है कि ये एक एक तरह से एक होता है ना कि अपना जो गुस्सा है, अपना जो रोष है, अपनी जो उदासी है, उसको संचित करने वाला शहर है। वो एकाएक जैसे नहीं होता है कुछ शहर और कुछ गाँव का मिजाज होता है कि तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। ये थोड़ा-सा संचित करता जाता है, और आप देखेंगे कि उसके कुछ ही साल बाद एक बार फटता है वो। अगर ऐसा नहीं होता, तो आपने देखिए एक उपचुनाव में यहाँ मुख्यमंत्री हार गए, टीएन सिंह हरा दिया। यही मानीराम में हुआ। फिर यहाँ पर एक किन्नर को मेयर लोगों ने बना दिया, तब भी योगी का ही शहर था। फिर एक बार इसी तरह से संचित लोगों का रोष संचित होता गया, इकट्ठा हो गया, और 2018 के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ही चुनाव हुआ और उनके शहर में भाजपा कैंडिडेट की हार हो गई। तो ये शहर इस तरह से भी अपना एक रंग दिखाता है। तो वो कई बार होता है कि वो एकदम से फटता नहीं है, वो जज़्ब करता रहता है, और फिर अपना वो कहीं एक दिख जाता है कि हमारे अंदर एक जो बदलाव वाली चिंगारी जो है, क्योंकि उसकी जड़ें लंबी हैं। 1857 में इस इलाके में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्रोह लंबी अवधि तक चला। उसके बाद भी किसान आंदोलन भी, और ये हाँ, और ये देखिए इसके अलग-थलग रहने वाला शहर नहीं है। इसकी पहचान बना दी गई कि एक समय में 80 के दशक में जाति गैंगवार की, आज योगी आदित्यनाथ और हिंदू राजनीति का सेंटर। लेकिन ये 1857 में अलग-थलग नहीं था। देश के साथ जुड़ा, सबसे लंबी अवधि तक यहाँ पे विद्रोह चला। फिर उसके बाद आप आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पे सबसे लोगों ने ज़्यादा भागीदारी की। ये गढ़ था, चौरी चौरा यहाँ हुआ। वही कहते हैं संचित रोष था वहाँ पे। वो लोगों को, किसानों के ऊपर अत्याचार थे ब्रिटिश हुकूमत के, जिसको 40 में जब यहाँ पे नेहरू गिरफ्तार हुए, यहाँ पे भाषण देने के बाद उनको जेल में यहीं सज़ा सुनाई गई। नेहरू बैरक बना। अब बात का दुर्भाग्य, उसी नेहरू बैरक अमरमणि त्रिपाठी रहे, तो नेहरू जिस बैरक में रहे उसका नाम नेहरू बैरक हो गया। तो उन्होंने लिखा कि मुझे बयान है उनका अदालत में कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि मुझे गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत में के सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित क्षेत्र रहा है। यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित किए गए हैं, और यहाँ की जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो अंग्रेज़ों ने इसके साथ किया। तो उसके साथ भी रहा। फिर आज़ादी के बाद से आप देखेंगे कि जो भी परिवर्तन हुए, चाहे जेपी आंदोलन के समय, फिर यहाँ तक कि मैंने अपने आँखों के सामने देखा कि हमारे समय के बाद तो जब मैं आया हूँ तो सबसे बड़ा एक राजनीतिक हलचल बीपी सिंह को जब कांग्रेस छोड़ दिया था और उन्होंने जनमोर्चा बनाया था, तो यहाँ तमकुही कोठी पे सभा हुई थी और पूरी खचाखच भीड़ थी, मैं भी उसमें शामिल था। फिर उसके बाद जब मंडल आयोग उन्होंने एक तरफ से बीपी सिंह का इतना बड़ा समर्थन हुआ, लेकिन जब मंडल आयोग लागू किया उन्होंने,
तो उतना ही तीव्र विरोध यहाँ जो ऊँची जाति के लोगों ने किया, और शरद यादव की कार जब लोग आ रहे थे तो उन पर भयानक पथराव हुआ। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी के सामने, मैं वहाँ मौजूद था। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे दलित और पिछड़ी जातियाँ हैं उन्होंने उनका साथ दिया। तो बाद के दौर में जितने परिवर्तन हैं उस शहर में हमेशा उसके साथ रहा है। उसको आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस हुआ करता था गोलघर में। वो हालाँकि 5 ही 6 साल चल पाया और बंद हो गया, लेकिन वहाँ पे लोग वो उस जो प्रोफ़ेसर रामकृष्ण मणि त्रिपाठी जो पॉलिटिकल साइंस में थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया था, तो उन्होंने उस पर एक संस्मरण लिखा है। तो वहाँ कोई ऐसा नेता, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस, चाहे राजनारायण या कोई आया हो गोरखपुर में, तो वहाँ के बुला के लोगों ने सवाल वहाँ पूछा है, उसका वो निरुत्तर करके भेजा है, बहुत सारे सवालों पर बहस का इस सेंटर रहा है। आज देखता हूँ कि एक थोड़ा-सा ठहरा हुआ शहर है। एक रंग में रंग रहा है, इसकी वास्तुकला भी एक ही तरह की होती जा रही है। ये एक बड़ा मतलब बदलाव है। मुझे लगता है कि इधर 4-5 वर्षों में, क्योंकि मैं एक पत्रकार के तौर पर भी और एक कल्चरल एक्टिविस्ट के तौर पर पिछले 1.5 दशक से सक्रिय हूँ। एक शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रंगमंच की संस्थाएँ थीं। मैं उस समय नहीं था यहाँ पे, लेकिन जो लोगों ने लिखा है, जो बातचीत में आता है, 20-22 यहाँ पे रंगमंच की संस्थाएँ थीं। रूपांतर से लेके, और एक गोरखपुर की पहचान एक समय ये भी थी। लेकिन एक ऐसा समय हुआ कि वो सब धीरे-धीरे ख़त्म होती गईं। कुछ सक्रिय हैं, लेकिन अब उनके पास गोरखपुर में एक भी जगह नहीं है। ये नया बनता हुआ गोरखपुर में एक प्रेक्षागृह के लिए एक बहुत आंदोलन चला, एक संस्था ने यही चलाया पिछले कम से कम 1.5-2 दशक तक, कि वो रोज़ शनिचर को एक नाटक करते थे कि यहाँ पे एक प्रेक्षागृह बन जाए। जो विवाद 2 दशक तक? हाँ, और भी ज़्यादा समय तक। उस पर मेरा एक लिखा हुआ है, और उसी नाम से एक संस्था बन गई, रंगाश्रम। वो एक नुक्कड़ नाटक होता था, खुले में होता था, एक पेड़ के नीचे होता था। क्योंकि वो एक वहाँ पर प्रेक्षागृह बन रहा था, वीर बहादुर सिंह में हो गया, वो रुक गया। आज भी नहीं बन पाया। और फिर वो उसकी माँग को लेकर उन्होंने एक नाटक शुरू किया। फिर उन्होंने हर शनिवार को शनिचरा नाटक के नाम से वो मशहूर हुआ, जो हर शनिवार को होता था। वो बारिश हुआ, आँधी हुआ, वो जाके खेलते ही थे वहाँ पे। और ऐसी हालत हो गई थी कि वो नाटक भी ख़त्म हो गए। एक ही कितने नाटक हैं आप, हर शनिवार को महीने में 4 साल में 12। तो उन्होंने नए नाटक लिखे गए। और वहाँ कार्मल स्कूल है लड़कियों का, और सामने स्कूल है। तो वहाँ जो रिक्शा चालक जो लड़कियों को ले आते थे घर से स्कूल, वो सब आके नाटक खेलने लगे। देखते थे, खाली समय रहता था, आके देखते थे। उस पर मैंने एक उसकी पूरी यात्रा पे एक लिखा हुआ है। 2017 में जब वो ख़त्म किया उन्होंने, और एक भुलावे पे ख़त्म हो गया। ये भी एक यही होता है कि आप देखिए कि एक इतना बड़ा आंदोलन वर्षों तक चला, और 17 में मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने कहा कि हम नया बनाएँगे, और उस पर वो ख़त्म हो गया। और नया जो बन तो गया एक नया रामगढ़ ताल की तरफ, लेकिन उसकी फ़ीस इतनी रख दी गई है कि कोई नाटक नहीं कर पा रहा है वहाँ पे जाके। तो एक वो नाटक दूसरे नाटक पे जाके ख़त्म हुआ। लेकिन ये भी, यही एक इस शहर की भी पहचान है कि लड़ता है और फिर अचानक पीछे भी चला जाता है। तो ये तो वो मैं कह रहा था कि वो सांस्कृतिक रूप से बीच में एक बड़ी गैप आया, शून्यता आई। अब वो क्यों आई, उसका मुझे लगता है कि ये जो हिंदू राजनीति का जो एक बड़ा उभार था यहाँ पे, एक लगातार शहर सांप्रदायिक हिंसा, टकराव की चपेट में आ रहा था, उसका प्रभाव, और जिस तरह से बोलने वाले लोगों को चुप कराया जाने लगा। तो एक दौर, एक समय था 2000 से लेके, और बीच के दौर में जो एक सन्नाटा था, चुप्पी थी। जैसे लगता था कि शहर गुम हो गया हो, उसकी आवाज़ गायब हो गई हो। और उसी समय हम लोगों ने भी हस्तक्षेप किया, एक सम्मेलन किया, पूर्वांचल ये लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन। फिर एक विचार गोष्ठियों की सिलसिला शुरू किया, पीपल्स फोरम बनाया, फिर फिल्म फेस्टिवल शुरू किए, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो फिर एक शहर एक बोलने लगा। मुझे याद है कि एक 15 अगस्त पर वो एक कार्यक्रम होता था गोलघर पे, वो अब बंद हो गया। तो वो वहाँ पे एक सफ़ेद पट्टियाँ लगा दी जाती थीं, और लोगों को ये कहा जाता था कि अपनी आके बातें लिखें।
तो जो पहला हुआ था उसमें एक पत्रकार थे, उन्होंने यही लिखा था कि झूठ के ठेकेदारों सुन लो, अब ये शहर बोलने लगा है। तो कुछ समय के लिए शहर चुप भी हो गया था, फिर बोलने लगा है। लेकिन फिर एक मैं देख रहा हूँ कि एक इस दौर में एक ठहराव आ रहा है, लेकिन ठहराव के साथ-साथ एक सक्रियता भी दूसरे तरह की। तो नए लोग उस अनुपात में सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों में नहीं आ रहे हैं। जबकि ये प्रेमचंद का शहर है, फिराक का शहर है, अमृता शेरगिल का भी शहर है, वो भी काफ़ी वर्षों तक रहीं यहाँ पे, और उनकी चित्रकला में जो बड़े परिवर्तन हैं वो यहीं रहते हुए देखे गए। सरैया शुगर मिल में थीं। उनके उनके निधन के बाद उनके पति बहुत दिनों तक, जो एक हॉस्पिटल था सरैया में, वहीं पे रहे, डॉक्टर विक्टर एगान, बल्कि अपने निधन तक वहीं रहे। वो उस हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट से मेरी बातचीत है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल था वो। तो वहाँ पे यहीं पर नेहरू से मुलाकात हुई थी अमृता शेरगिल की। नेहरू जब आए थे तो वहाँ सरैया पर गए और बहुत प्रभावित थे वो अमृता शेरगिल से। और अमृता शेरगिल उनको छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आईं। ये तो नेहरू ने जो उनकी माँ को संवेदना पत्र भेजा था उनके निधन पर, तो ये ज़िक्र किया है। लेकिन अमृता शेरगिल को ये शहर नहीं याद करता। ये वो अमृता शेरगिल को नहीं, बहुत कम जानता है। एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत बाद में एक आर्ट गैलरी बनाई गई जिसका नाम अमृता कला वेदिका रखा गया है। लेकिन अभी तक अमृता शेरगिल को लेकर वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं हुआ आज तक। वो इसी शहर से जुड़ी रहीं, और उनके परिवार के लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर एक मजीठिया ब्लॉक भी बना हुआ है, उन्हीं के परिवार लोगों ने बनाया। वो बैडमिंटन के खेल को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। सैयद मोदी जो सबसे बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी थे, उसी सरैया के बैडमिंटन कोर्ट से उन्होंने प्रैक्टिस करके वो आगे बढ़े थे। लेकिन अमृता शेरगिल को, प्रेमचंद को खूब यहाँ पे याद किया जाता है। फिराक को याद किया जाता है थोड़ा सा कम। प्रेमचंद जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अमृता शेरगिल को लेकर शहर अनजान है एक तरह से, कि वो यहाँ रहीं, या बहुत कम लोग जानते। एक बार मुझे याद है कि आकाशवाणी ने एक कार्यक्रम कराया था, एक कार्यक्रम हम लोगों ने भी आयोजित किया था, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जानते। अब वो एक ये भी हो सकता है कि महिलाओं के प्रति जो एक उपेक्षा है, और उनकी पेंटिंग को लेकर एक ख़ास तरह की अवधारणा लोगों के दिमाग में बन गई, ये भी हो सकता है। लेकिन वहाँ भी चौरी चौरा में भी मैंने देखा कि सरैया चीनी मिल और ये मजीठिया, ये सबको लोग तो जानते हैं। ये अमृता शेरगिल के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ एक लोगों को पता है कि एक महान चित्रकार यहाँ पर रही थी। वो हवेली, एक बड़ी सी हवेली है जो आज भी है। वो उनके कमरे हैं, वो जहाँ बैठा करती थी लॉन में, वो सब एक आध कुछ फैमिलीज़ हैं वहाँ, परिवार ऐसे हैं जो जिनके लोग वहाँ पे जाया करते थे काम के लिए। उसमें से एक परिवार ने मुझे बताया था कि उनके पिता को उन्होंने कुछ चित्र दिए थे, भेंट किए थे, लेकिन वो चित्र मुझे देखने को नहीं मिले। तो ये इस तरह का एक शहर है जो विरासत पर तो बड़ी बात करता है। ये एक हमेशा जो इसको कहते हैं ना कि एक दो तरह का व्यवहार आता है। वो बड़ी का कि प्रेमचंद यहाँ, बुद्ध यहाँ, गोरखनाथ यहाँ, कबीर यहाँ, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसकी विरासत को सजोने के लिए कुछ नहीं करेगा। एक महिला आई थी कुछ साल पहले, जो कि आजकल एक प्रोफेसर हैं कनाडा में, जिनके परिवार के लोग गिरमिटिया मजदूर थे, और इधर से गए थे वहाँ पे लोग। तो वो आई थी, उस पर एक रिसर्च का काम था उनका, जो बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो इसी इलाके से बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर जो हैं सूरीनाम और अन्य देशों में गए हैं। तो मैं उनके साथ कुछ दिन तक था, उन परिवारों से मिलने गया था। तो उन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ के लोग अपने आर्कियोलॉजी और विरासत के प्रति गंभीर नहीं है। वो एकदम सही है कि बात तो करते हैं कि यार इतनी महान विरासत है हमारी, लेकिन उसके सजोने के लिए, चाहे उनकी बात जानकारी के लिए बहुत ही
गंभीर नहीं। दूसरा हे से में बात कर जो बात होती है ना कि वो सुनी सुनाई बातों पर बड़े बड़े विद्वान और ये सब लोग भी जो हैं वो किताबों का उल्लेख कम करेंगे कि कहाँ का से ये मिला है, कहाँ की बात है, कहाँ से सोर्स है। लेकिन एक ऐसी नैरेटिव बहुत सारी चलती रहती हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एक बार मुझे मैं आया था तो बहुत बार सुनता था कि फिराक यहाँ चुनाव लड़े थे और हार गए थे लोकसभा का। सब लोग से सुनता था। लेकिन मैंने पूछा कब चुनाव लड़े थे, किस चुनाव में लड़े थे, तो कोई कहता था इसमें लड़े, कोई इसमें, उसका कोई डेट तथ्य से कोई मतलब नहीं। ये खास बात ये देखिए, कोई तथ्य की बात नहीं करेगा, बहुत सारी कहानियाँ सुनाएगा, अपनी कहानियाँ भी उसमें जोड़ेगा। फिर मैंने 2017 में हमने कहा कि फिर वो मैंने सारे रिकॉर्ड्स इलेक्शन कमीशन से ढूंढे तो वो पहले ही चुनाव था जिसमें वो लड़े थे और उसमें दिग्विजयनाथ भी लड़े थे। वो हार गए, जमानत जब्त हो गई बहुत ना। तो उसमें वो शिवपाल सक्सेना ने उनको जिस चढ़ा के लड़ा दिया। उसमें कहा जाता ना कि चढ़ा के लड़ा दिया था, तो यहाँ पे ये सब काम बहुत होता है, लोग चढ़ा देते हैं। एक बार एक प्रत्याशी इसी तरह से चुनाव में खड़े हो गए नगर निगम में। वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए थे और वो हमेशा हमसे कहते थे कि उनको अपार समर्थन मिल रहा है और वो उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। वो बार बार ये कहते थे कि इतना समर्थन से अभिभूत हैं और हमको कहीं वो समर्थन दिख नहीं रहा था। जब परिणाम आए तो उनको अपने घर में जितने वोट थे 7 वोट उससे भी कम मिले। तो वो बहुत दिनों तक रात में अपना कुछ गम गलत करते हुए मुझे फ़ोन करते थे कि आखिर ये मतदान में गड़बड़ी हुई है, मुझे हराने के लिए साजिश हुई है और नहीं तो मुझे परिवार का तो 7 वोट तो मिला ही होता। तो यहाँ पे जो चढ़ा के लड़ा देने वाला, लोगों को आगे कर देने वाला होता है, वो लोगों में खूब आता है। तो वो चढ़ा के आगे कर देंगे, फिर आपको फिर मज़ा लेंगे। तो ये दो एक कैरेक्टर जो पूरे थोड़ा-सा बिहार तक भी जाता है कि लोगों की जो प्रतिभा जो है वो ख़ास तौर पर बहुत प्रस्फुटित होती है और जब लोगों को व्यंग करना रहता है, मज़ा लेना रहता है, चढ़ाना रहता है झाड़ पे, लिहाड़ी इसको से यहाँ पे कहते हैं लिहाड़ी लेना, उसमें अपूर्व मतलब प्रतिभा दिखती है। वो एक अलग किस्म का खिलंदड़ापन है यहाँ का। आप देखेंगे चौक चौराहे पे तो जो मजमा होता है उसमें यही मज़ा लेने वाला। तो ये शहर मतलब ये शहर को आप देखेंगे, पुराना गोरखपुर को आपको अलग से देखना पड़ेगा। पुराना गोरखपुर में मैंने देखा है कि हालांकि अब वो चीज़ें कम रही हैं, वहाँ अभी भी जो ये होता है ना जो अड़ी जमती है वो है वहाँ पे, अड्डे हैं और रात में अड्डे हैं वो, और मिश्रित आबादी वाला वो जगह है। जो बाद में गोरखपुर बना है वो मिश्रित आबादी का शहर नहीं है, वो वहाँ पर हिंदू ही ज़्यादा दिखेंगे, मुसलमान आबादी कम है। ये पुराने गोरखपुर में आप हिंदू मुसलमान मिश्रित आबादी, तो उसका एक अलग ही कल्चर है, थोड़ी सी बोली भी अलग है वहाँ की, वो एक अलग किस्म का फ्लेवर है उस बोली में। और वहाँ पे लोग अड्डेबाजी बहुत करते हैं, मैंने रात 12-1 बजे तो निकलते हैं। अभी भी वो चूँकि एरिया में जो कोई सभा वभा होती है वो 9 बजे के बाद शुरू होती है। वो सब खाना वाना पी के आराम से सेंट वेंट मार के और कपड़ा झाड़ के लोग आएँगे, घूमने आएँगे। तो बाले मियाँ का मेला भी उधर ही लगता है, तो वो पुराना एक कल्चर है वहाँ पे जो दिखेगा आपको। वही बाले मियाँ का मैदान जहाँ गांधी आए थे। हाँ, गादी वो बहुत मशहूर है और वहाँ पे अभी भी बाले मियाँ का मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है। हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं। इमामबाड़ा जो जो जहाँ पर सोने और चांदी के ताजिए रखे गए हैं, जो रोशन अली शाह एक फ़कीर, गोरखनाथ जी को तो सब जानते हैं। उन्हीं के समकालीन उनके बाद में 1800 के आसपास एक सूफ़ी फ़कीर हुए, रोशन अली शाह, जिनको औरंगज़ेब का बेटा मुअज्जम जब यहाँ आया था शिकार के लिए, कुछ समय के लिए गोरखपुर का नाम मुअज्जमाबाद भी हो गया था उसी समय। तो उसने इनको देखा था और उनसे प्रभावित हुआ था। तो वो इमामबाड़ा का भी जब वो होता है तो वहाँ भी बहुत लोग आते हैं। तो वो एक जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम गरीब लोग ज़्यादा आते हैं और पूरा एक पुराने ट्रेडिशन का मेला लगता है आज भी। तो वो कल्चर अभी भी है, वो हालांकि थोड़ा थोड़ा वो कम हो रहा है। अब जैसे प्रेमचंद पार्क के पीछे जो
मज़ार है, वहाँ पर भी जब उर्स होता है तो गजब की भीड़ होती है और सब हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। और मेला भी एकदम जैसा मेला होता है उस तरह का होता है। लेकिन एक शहर का दूसरा हिस्सा जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। उसी तरह से दुर्गा पूजा में आप दुर्गा बाड़ी में जाइएगा तो एक अलग वहाँ पर दिखेगा, रौनक छटा दिखेगी। तो वो ही पुराना गोरखपुर जो है वो असल में जो एक गोरखपुर का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो दिखती है, झलक दिखती है। नया गोरखपुर एकदम अलग है, एकदम थोड़ा सा रूखा है, सूखा है। धूल और उड़ती है। हाँ, वो यहाँ पर एक अजीब सी जो है, ये हो सकता है अभी बने चुकी है, कुछ खास बनता रहे, क्योंकि यहाँ पे गांव के लोग जो हैं वो बसे हुए थे, जिनको हटा, वो अभी भी गांव ग्रामीण आबादी भी है। जो लोग शहर के लोग जो बसते गए हैं, ज़मीनें खरीदते गए हैं, वो लोग भी बस रहे हैं। तो ये थोड़ा अलग है। तो अलग अलग जगहों पर ये दिखता है, ये तफरका पहले से भी दिखता रहा है। और लोग, एक और चीज़ मुझे परेशान करती है वो जो गोरखपुर की वजह, कि लोग अपने अगल बगल के बारे में ही बहुत कम जानते हैं। बहुत सारे मैं अच्छे खासे विद्वान लोगों को भी देखता हूँ, पढ़े लिखे साहित्यकारों को देखता हूँ कि वो अपने ही शहर को बहुत कम जानते हैं, पूरे दुनिया के बारे में जानते हैं, अपने शहर के बारे में कम जानते हैं। और वो आम लोगों में भी ये बात दिखता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं, बाहर दूसरे मोहल्ले के बारे में कम जानकारी, लोगों के बारे में कम जानकारी। तो वो जो मैं ये भी एक है हाँ। और एक चीज़ और है कि यहाँ कुछ, जैसे मैंने कहा कि जो पुराना गोरखपुर में अड्डेबाजियाँ हैं और रात को लोग जुटते हैं, घंटों बहस करते हैं, गपशप करते हैं। हालांकि उस मिजाज में भी अब गिरावट आ रही है, जिस तरह का माहौल बन रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे गोरखपुर में और भी जगहें हैं, ये सेंट्रल गोरखपुर में, जो खूब पान की दुकानें यहाँ कुछ दुकानें बड़ी मशहूर हैं। और वहाँ पर लोग जब तक वो आके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब तक वहाँ के पान नहीं खा लेंगे उनको चैन ही नहीं पड़ेगा। वो जिसे गोलघर में वो चेतना तिराहा है, वो अब इंदिरा गांधी की मूर्ति लग गई तो इंदिरा तिराहा भी कहते हैं। लेकिन वहाँ एक दो पान की दुकानें हैं जो बड़ी, लोग वहाँ जरूर आते हैं। तो पुराने वो छात्र संघ जमाने के, छात्र राजनीति के बहुत सारे चेहरे तो वहाँ पे जरूर दिख जाएंगे। अगर आप जाइए तो वो एक बार आएंगे, किसी समय पान खाएंगे और पान घुलाते हुए कुछ राजनीतिक बहस हो जाएगी, तीखा तकरार वकरार भी हो जाएगा, कुछ लोग एक दूसरे पर तंज भी कर लेंगे और फिर वहाँ से वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये, जैसे कि इधर से आप जाइएगा तो वो भी कुछ एंट्री पॉइंट्स पे ऐसी दुकान है। यशवंत पर जाइएगा तो उसके पहले एक दुकान है, तो वहाँ भी इधर से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी हालत में जाएँ, चाहे उधर से लौटे तो वहाँ रुक के एक आध पान खा के बदवा भी लेंगे। फिर उसी तरह से आप गोलघर से जब सिनेमा रोड की तरफ बढ़िएगा तो वहाँ है। फिर आपके जहाँ पर सभाएं टाउन हॉल पे होती हैं वहाँ पे एक है। तो ये भी एक, अब ये इन लोगों का अभी भी अस्तित्व बना हुआ है। अब उस तरह के जो पान खाने वाले हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, कुछ लोग एजेड भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग आ जाते हैं। वहाँ जाइए तो कुछ पुराने लोग मिल ही जाएंगे कभी न कभी। वो 2-3 घंटे के लिए वो आ जाते हैं, अपना आएंगे, पान खाएंगे, उसी में लोगों से मिल, तब उनको लगता है कि वो मतलब उनकी यात्रा, आज के दिन की कुछ सार्थकता हो गई। नहीं तो उनको चैन नहीं पड़ता है, कुछ तो बाकी है। और इसीलिए उधर वो एक राजनीतिक तापमान का भी वो कुछ केंद्र, छोटे छोटे कुछ सेंटर्स बचे हुए हैं जहाँ पर एक जमावड़ा, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है। वो मतलब वो जगहें ख़त्म हो रही हैं। वो अचानक आप देखेंगे कि वहाँ नई नई इमारतें बन जा रही हैं। लोग भी खत्म हो रहे हैं। और पुराने लोग भी उस तरह के जो इस शहर को जीते थे, पुराने लोग, वो कम हो रहे हैं। अजनबीपन बढ़ रहा है, जैसे हर शहर का होता है, जिसको वो फिर आपको कहते हैं ना कि ये भी बड़े शहरों की तरह होता जा रहा है, भूतहा होता है। मतलब इतनी आबादी है लेकिन भूतहा है, क्योंकि एक दूसरे से कोई जीवंत संवाद
नहीं, हम ही लोग देखते हैं कि मतलब इस 10 साल के अंदर अब लोगों से मिलना जो, क्योंकि अब मिलने-जुलने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, अब जाम वाला शहर हो रहा है। आप एक बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक दूसरे से दूसरे शहर में जाने पे आपको 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएँगे। तो अब वो जो पहले बिना मिले बतियाए जो होता था, अब भी बहुत पुराने लोग अभी भी हैं जो व्हाट्सएप नहीं देखते हैं। जो उस समय के लोग हैं, तो उनका ये था कि मिल के बात करिए कुछ भी हो, फ़ोन-वोन से नहीं। लेकिन अब फ़ोन ही एक संपर्क से लोग होता है तो उससे संवाद कर लेते हैं। तो इस तौर पर ये शहर जो है ये बदल रहा है। तो संवाद जो है वो ज़्यादा डिजिटल हो गया है। रूबरू मुलाकातें लोगों से नहीं होती हैं, अड्डे नहीं हैं, अड्डे कम होते रहे हैं, जो भी हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो एक तरह से गोरखपुर उसी तरह से फिरा के शब्दों में कि ये दूर भाग रहा है। और कहाँ जाके रुकेगा? आप तो कह रहे हैं, और उनके समय में जितना था उससे और दूर भाग रहा है। हम ही लोग को लगता है कि हम लोग से अब दूर भाग गया है। जब आए थे, एक जो कहीं भी जाते 2 घंटा खड़ा होके बतिया, लोगों के पास समय है। चाय की दुकान पर से लेके घर की दुकान पर हर तरह से बात करने के लिए समय है। अब लोगों के पास एक अजीब-सी तेज़ी में है या अजीब से तनाव में है। वो संवाद जो आत्मीय संवाद है, वो लड़ने-भिड़ने वाला भी एक वो जो इतना आसानी से लोग बहस कर लेते थे, एक दूसरे पर वो कह देते, अरे भाई आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट हैं, अरे तो ठीक है आप तो हिंदू महासभाई हैं। लेकिन कोई कटुता नहीं थी। उसी शहर में अब तो आप किसी कुछ लोगों का लोग जैसे नहीं होता कटरिया के बच निकलना, कुछ लोगों का नाम लोग नहीं लेते। कुछ लोगों के बारे में बोलते ही नहीं हैं। या तो आप हो गया कि आप प्रशंसा ही करनी है, हर आदमी झूठ बोल रहा है। कहेंगे अरे बहुत विकास हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है विकास की, वो बोलने से कतरा जाएगा। अभी ठीक है, सड़क बन रही है, चौड़ी हो रही है, लेकिन लोग उजड़ भी तो रहे हैं। इतने लोग उजड़ गए हैं। रामगढ़ ताल परियोजना बनी जिसकी खूबसूरती का इतना बयान कर रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट हो गया, सब आदमी जाके वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाता है, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ थे कौन लोग? वहाँ सबसे ज़्यादा निषाद समाज के लोग थे, गाँव के लोग थे, वो सब उजड़ गया। वो कहाँ हैं? उसी कॉलोनियों में बहुत सारे लोग जो जहाँ पे जो मालिक थे अपने घरों के, अपने खेतों के, और अब मछली पालन से गुज़ारा करते थे, वो लोग चौका बर्तन उनके घर की महिलाएँ कर रही हैं। वो मज़दूर हो गए, दूसरे जगह पलायन कर गए। तो इसी तरह से ये जो विकास के नाम पर ये उजड़ रहे हैं लोग। फिर आपके ऐसा शहर क्या जहाँ पर आपको अगर वो एक छोटा-मोटा कार्यक्रम करना हो तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। जगह ही नहीं है आपके पास। ना सरकारी ना प्राइवेट। तो आप लोग कोई कहे, अगर कोई बाहर से आ जाए और कहे कि मिलना है, तो अब कोई रेस्टोरेंट होटल के अलावा और कोई चीज़, एक कॉफ़ी हाउस नहीं है। मैं अभी जबलपुर गया था, वहाँ पता चला कि 12-14 कॉफ़ी हाउस है। तो इस तौर पर ये शहर जो है बन रहे बड़े-बड़े मॉल, बिल्डिंग, आप इधर जाएँगे उधर देख रहे हैं कि बन रहा है। उसी को लेके कहते हैं कि अरे गोरखपुर तो बहुत बदल गया। नया गोरखपुर सीएम सिटी हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यही गोरखपुर है, जब बारिश होती है तो पहले तो एक इलाका कटोरे की तरह था, भरता था। अब पूरा शहर ही कटोरे के, जो नए वाले इलाके हैं वो भी शहर कटोरे की तरह हो गए। क्योंकि वहाँ पे आपने जो नालियाँ बनाई उसमें उतार-चढ़ाव का ध्यान नहीं रखा। किस तरह से पानी वहाँ जाएगा वो पता नहीं चला। तो वो ख़ैर अलग सवाल है, जिसको मैं कहता हूँ कि सड़क को तटबंध बना दिया है, तो कुछ जगह नावें चलानी पड़ती हैं। तो ये वही आखिरी बात यही कि वो हमारे कहते थे प्रोफेसर अशोक सेना कि ये रर्बन है, ये ना रूरल है ना अर्बन है। तो ये दिखता तो अभी से ऊपर कुछ है, लगातार एक एक जो मैं बात कर रहा था ना कि ये जहाँ गोल घर है, जहाँ कुछ भी गोल नहीं है। ये शहर है महान, अब इसकी होते हैं, लेकिन अभी भी ये इसका स्वभाव और मिजाज रर्बन का ही है। रूरल और अर्बन नहीं तो रर्बन ही है। वो सारा मिजाज वही देखने को मिलेगा। तो एक हमेशा एक जो वास्तविक है, वास्तविक सामाजिक इसका जो सांस्कृतिक यथार्थ है, वो थोड़ा-सा नीचे है, तहों में छिपा हुआ है, पोशीदा है।
वो एकदम सही उन्होंने शब्द कहा था, वो आज भी वही है। उसको जानने के लिए आपको और थोड़ा बैठना पड़ता है यहाँ पे। और एक जिसको जैसे बनारस का आप कहेंगे कि बनारस का एक मिजाज समझ में आता है, लखनऊ का समझ में आता है, और भी बहुत सारे बलिया के बारे में बात बलिया भी देखिए, आप बलिया बलिया जाइए तो एक बलियाटिक करेक्टर आपको पहले में आए। समझ में आ जाएगा। उस वहीं से बातचीत, वो एक जो गौरव है ना कि हम पहले आज़ाद हो गए। यहाँ भी थोड़ी सी पहले आज़ादी हो गई थी। यहाँ भी 1857 में मोहम्मद हसन और इन लोगों ने बंधु सिंह ने पहले अंग्रेज़ों को भगा दिया था, जेलों से लोगों को मुक्त करा दिया, लेकिन वो गौरवगान यहाँ नहीं है। लेकिन बलिया में तो ये कि बलिया आज़ाद हो गया, तो उस एक तरह से उसकी मतलब आप क्या कहेंगे कि उसकी गौरव बोध से पीड़ित जनता जो है वहाँ की, हर बात में वो उसको लाना पड़ता है अपना गौरव। और वो पिछड़ापन भी वहाँ पे है। मैंने देखा कि भौतिक विकास उसका वो नहीं है, लेकिन इस गर्व से हर आदमी भरा रहता है वहाँ पे। वो हर बातचीत में कहीं न कहीं एक आध बार 2 बातें ज़रूर आ जाएँगी। चंद्रशेखर जो वो इतना बड़ा नेता, और उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ जिसका कोई ओर-छोर नहीं है। और दूसरा कि ये चित्तू पांडे और बागी बलिया की, उस पर आजकल एक गाना भोजपुरी में बहुत चल रहा है कि सब जिला जिला है, हमार जिला बागी है। तो लेकिन गोरखपुर को लेकर कोई ऐसा कोई गाना नहीं है। तो ये इसको लेकर कोई एक ख़ास तरह का एक एक लाइन में अगर कोई गोरखपुर को कहे कि ऐसा है, तो वो नहीं है। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरह का अनुभव होता है। जैसे एक महिला पत्रकार आई थी, वो यहाँ पे कुछ दिनों रहीं, तो वो कहीं कि यहाँ लोग घूरते बहुत ज़्यादा हैं, कहते नहीं हैं कुछ, घूरेंगे। वो जहाँ भी है गई तो लखनऊ में है, लोग मतलब छेड़ देंगे, चाहे वो कुछ बोल देंगे, टीज़ी कर देंगे। लेकिन गोरखपुर में लोग घूरते हैं, कुछ बोलते नहीं, तो वो ज़्यादा खराब लगता है। तो ये जितने लोग अलग-अलग तरीके से आते हैं, वो लोग अलग-अलग तरह से इस शहर को उनको समझ में आता है। कोई एक लाइन में जो एक होता है कि आप शहर को बोलिए, वो अभी तक नहीं बन पाया। जैसे कि खान-पान में भी देखिए ना, तो बलिया में आप जाएँगे तो सलेमपुर से ही जाएँगे क्या, देवरिया से ही वो बाटी मिलना शुरू हो जाता है। गोरखपुर के लोग घर में बाटी खाते हैं, बाटी चोखा ये सब भी करते हैं। लेकिन वो दुकान कोई ऐसी नहीं है जहाँ पर आप कह सकें कुछ नया लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के कोई एक भोजन हो, ये समोसा, हाँ, ट्रेडिशनल समोसा ही बहुत प्रसिद्ध हो, या बाटी चोखा ही बहुत प्रसिद्ध हो। हाँ, सही बात है। गोरखपुर के साथ ऐसा कोई भोजन प्रसिद्ध कुछ नहीं है, आप कोई पूछ लीजिए तो वो कुछ कह देगा कि ये चीज़ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती है। जैसे नाम से ही उसकी पहचान ये ऐसा नहीं। फिराक साहब जिस हलवा सोहान और ये सब कर रहे थे, वो एक समय एक खास तरह के मोहल्ले, वही पुराना वाला मैं कर रहा था। उसमें उन्होंने ये भी ज़िक्र किया है कि जैसे वहाँ पर शादी-ब्याह में जो सिन्होरा होता है, वो एक खास जगह, वहीं जाइए तो वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। पालकी है जो वो बनता है, अभी भी है वो पुराना मार्केट। एक पूरा जो रेती चौक जिसकी तरफ प्रेमचंद ने लिखा था कि वो रेती बुद्धिलाल बुक सेलर के यहाँ उन्होंने सारी जो किताबें पढ़ी, वहाँ पे देखेंगे कि लोहे के सामान अभी भी मिल जाते हैं। तो वो वहाँ कुछ पुराना एकदम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन ढेर पुराने शहर में न नया कुछ बना है, न पुराना कुछ बचा हुआ है। तो पहनने का भी कोई ख़ास ऐसा आप गोरखपुर में कहेंगे कि लोग एक ख़ास पहनावा है। जैसे लखनऊ में चिकन का जो काम है, वहाँ पर एक इलाके में एक अपने यहाँ ऐसा भी कुछ ख़ास, हाँ, ये ज़रूर रहा है जिसकी चर्चा किए बिना एक अधूरा रहेगा कि बुनकरी एक गोरखपुर की एक समय की पहचान रही। बहुत भारी संख्या में बुनकर मोहल्ले हैं, जहाँ पे हथकरघे पे और इस पर काम होता रहा है, और वो बहुत प्रसिद्ध रहा। उनके बनाए हुए कपड़े और सब प्रसिद्ध रहे। लेकिन बाद के दौर में, आज के दौर में देखेंगे कि वो एक तरह से मर रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन किसी को चिंता नहीं। वो भी जो बात मैंने कहा ना कि जिसको वो कहते हैं कि हमारी पहचान है, उसको बचाने के लिए पनियाला यहाँ का एक स्पेशल
मतलब फल था, और गौरजीत भी। पनियाला के अब गायब हो गया है गोरखपुर से, तो वो पनियाला के तौर पे जानता है। कुछ लोगों को याद है, हम लोग जैसे लोगों को तो बाद में पता चला कि पनियाला, हम लोग के आते-आते वो गायब हो रहा था। तो जो चीज़ें यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं, वो चीज़ें गायब हो गई, लोगों की चिंता में ही नहीं। तो कोई ख़ास पहनावा, कोई ख़ास भोजन, कोई इस तरह का नहीं है जैसे और लोगों का बना है। छोटे-छोटे शहरों में भी, जैसे मैं गाज़ीपुर गया था, तो वो मतलब दिखता है कि एक अलग गाज़ीपुर का एसेंस समझ में आ जाता है। गोरखपुर का आप अगर पुराने गोरखपुर की तरफ नहीं गए तो आपको नहीं समझ में आया, जैसे लगेगा कि और सारे कस्बे जो थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, बन रहे हैं, उसी तरह का है। लेकिन पुराना गोरखपुर आपको एक ज़रूर अलग एहसास देता है, और वहाँ भी पुरानी चीज़ें अभी बची हुई हैं, और न जो पूरा गोरखपुर है वहाँ न पुरानी चीज़ें कुछ बची नहीं हैं, नया कुछ बन नहीं पाया जो आपकी पहचान का निर्मित कर सके। बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत समय पता दिया। नहीं कितना हो पाया, भटकाव बहुत होता है ना जब। थैंक यू, शुक्रिया।